नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ जो है बने रहें और अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महान शासक हुए हैं, बहुत ही उल्लेखनीय शासक हुए हैं, जिनके बारे में जितनी भी हमें जानकारी जो है प्राप्त होती है वो होती है उनके द्वारा बनवाए गए अभिलेख के द्वारा। अभिलेख जो है हम उनको 3 प्रकार से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? 3 प्रकार से, यानी कि शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख किसी बड़े पत्थर पर बना हुआ वह लेख, खुदवाया हुआ वह लेख, जिसे हम शिलालेख के नाम से जानते हैं। स्तंभलेख का मतलब है कि किसी स्तंभ पर यानी कि खंभे पर, वो किसी भी धातु का हो सकता है, उस पर जो अभिलेख खुदवाया गया है उसे हम जो है स्तंभलेख के नाम से जानते हैं। एक है होता है तीसरा गुहालेख। बात करते हैं अशोक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं। तो प्राकृतिक भाषा में जो है अधिकांश जो अभिलेख है प्राकृतिक भाषा में है। और लिपि की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि, यानी कि जो सबसे अधिक जो अधिकांश सबसे जो शिलालेख हैं, जो लेख हैं अशोक के, वो प्राकृतिक भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि है उसकी। लेकिन उल्लेखनीय ये है कि सायबाजगढ़ी और मानसेरा नाम के 2 अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में जो है पाए गए हैं, और कुछ अन्य अभिलेख भी हैं जो अरामाइक लिपि में जो है पाए गए हैं। अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं ग्रीक लिपि में भी हैं। देखिए, इतनी सारी लिपि में अशोक का अभिलेख होना किस ओर इशारा करता है? ये इशारा करता है कि अशोक का जो क्षेत्र था, जो साम्राज्य का जो क्षेत्र था अशोक के समय में, मौर्य साम्राज्य का, तो उसमें इसने दूर दूर अपने सीमाओं पर जो है अभिलेख जो है बनवाए हैं। उन अभिलेख के कारण ही इसकी सीमा का भी पता चलता है। तो इसलिए जो है अनेक भाषाओं में, अनेक लिपि में जो है इसके अभिलेख हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही इनके अभिलेख पाए गए हैं। बात करते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इनको श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति को। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़े पैमाने पर कि अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, क्या अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख किसने पढ़े, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो जेम्स प्रिंसप नाम के व्यक्ति ने जो है इनके अभिलेखों को पढ़ा सर्वप्रथम। अशोक ने 269 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर जो है बैठे। ये भी इनके अभिलेख के द्वारा ही जानकारी जो है प्राप्त होती है। अब बात करेंगे कि उनके अभिलेख में उन्हें किसके नाम से जो है जाना जाता है। तो देवनाम प्रिय उनके अभिलेख में मिलता है, देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जो है उन्हें जाना जाता है, जिसका तात्पर्य है देवताओं का प्रिय। वह व्यक्ति जो देवताओं का प्रिय है वह देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। जबकि कुछ अभिलेखों में जो है उसके व्यक्तिगत नाम से ही बुलाया गया है, जो नाम था उसका अशोक जो उसे बुलाया गया है वो गुर्जरा अभिलेख में, यानी गुर्जरा शिलालेख में बुलाया गया है, जो दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। और दूसरा जो अभिलेख है वो है मस्की से जो है उसको मस्की अभिलेख में भी जो है उसके नाम से बुलाया गया है। बात करेंगे कि कौन से स्तंभ लेख में या कौन से अभिलेख में जो है अशोक को मगध का जो है सम्राट बताया गया है। तो भाबरू स्तंभ लेख, भाबरू के नाम से एक स्तंभ लेख है, उसमें जो है अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना क्या थी? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में वह विजयी रहा था, और कलिंग युद्ध में जो है वह कलिंग युद्ध लड़ने के पश्चात जो है बहुत ही आहत हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध त्याग भी दिया था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी जो है हमें मिलती है, जो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में जो है घटित हुआ। यानी कि जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष घटित हुआ और 261 बीसी में घटित हुआ। इसके बाद अशोक ने जो है युद्ध को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उसने अपना एक धम्म नाम का एक अपना अलग धर्म भी जो है स्टार्ट किया था। तो अशोक मोगलीपुत्र तिस नामक व्यक्ति के प्रभाव में आकर जो है पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। जब वह युद्ध त्यागने के पश्चात इधर उधर घूम रहा था, तब वह उसकी मुलाकात मोगलीपुत्र नामक तिस एक व्यक्ति से हुई, जिसके प्रभाव में वह बौद्ध हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म की 3री संगीति पाटलिपुत्र में जो है आयोजित कराई, और उसकी अध्यक्षता भी मोगलीपुत्र तिस ने ही की थी। ये भी बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे या भिक्षु थे। अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। यह भी जानकारी जो है उसके अभिलेख से ही प्राप्त होती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक यानी सिंहासन बैठने के 10वें वर्ष
10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी में उसने धार्मिक कर माफ़ कर दिया और भू राजस्व जो है घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया, यानी कि उसको घटा दिया। ये हुआ था इसलिए क्योंकि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो लुम्बिनी से बहुत गहरा है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था, इसलिए अशोक ने ऐसा किया। बात करेंगे कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सोगोरा ताम्रपत्र अभिलेख है एक। सोगोरा ताम्रपत्र यानी कि तांबे के किसी धातु या मतलब तांबे की किसी वस्तु पर जो अभिलेख खुदा हुआ है, वो क्या कहता है कि अकाल के समय में किए गए राहत कार्यों की जानकारी देता है। अशोक के समय में जो अकाल पड़ा था उसके जो उसने राहत के लिए कार्य किया उसकी जानकारी देता है ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि हमें गोरखपुर जिले के सोगोरा से प्राप्त हुआ है। बहुत क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि कौन सी अकाल के बारे में कौन सा अभिलेख हमें देता है अशोक का, तो सोगोरा अभिलेख जो है इसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने एक धर्म चलाया जिसे धम्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि अशोक ने कौन सा धर्म चलाया था या कौन सा एक नया धर्म की शुरुआत की थी, तो धम्म नाम का एक जो धर्म शुरू किया था जो बौद्ध धर्म से बहुत ही मिलता जुलता था। उसने अनेक जो है लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे कि उसने भारत का प्रथम अस्पताल बनवाया और औषधि बाग का जो है उसने निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये थी अशोक के बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आना तो बिल्कुल जो है पूरी उसकी संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।